अब देखते हैं एक एक करके, हम ये देखेंगे कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, हम पहले भी देख चुके हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, उसमें से हम जो लोअर आएगी यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी कम रहेगी, उसमें से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी। ठीक है, तो इसमें से जो ये गोल्ड सिल्वर है ना, ये इतने रिएक्टिव होते नहीं हैं, तो इसीलिए क्या होता है, ये हमको प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये हमको प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये सल्फाइड फॉर्म में या फिर ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमको हीट करना पड़ेगा ताकि ये प्योर फॉर्म में आ सके। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है मरकरी का सल्फाइड है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, काफी ज्यादा हीट करेंगे। ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस हीट करेंगे और हीट करने से ही इनका जो है ऑक्साइड या सल्फाइड चला जाएगा, हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। हमने इसको हीट किया, हमें क्या मिल गया, यहाँ पे HgS था सल्फाइड फॉर्म में, हमने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, हीट किया। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया और हमको मिल गया SO2 गैस। ठीक है, फाइन। अब इस जो हमारे पास ये ऑक्साइड आया, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर हीट करेंगे और इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा प्योर HgO2। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव थे नहीं, तो उनको हमको क्या करना पड़ा, मरकरी को हमने क्या किया, मरकरी को जो सल्फाइड था उसको सिर्फ हमने हीट किया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो मरकरी ऑक्साइड बना लिया उसने और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना ली। ठीक है, साथ ही साथ अब इसको जो हमारे पास यही आया, इसको हमने फर्दर हीट किया तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ पे मरकरी मिल गया प्योर, ये क्या है, प्योर फॉर्म में है। ठीक है, और हमको क्या मिल गया, ऑक्सीजन गैस मिल गया। ठीक, ये तो हमारे पास पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास है कॉपर सल्फाइड। ठीक है, अगेन हम इसको क्या करेंगे, हीट ही करेंगे जैसे हम पहले वाले को कर रहे थे, और हमें मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। ठीक, अगेन इसको फर्दर हम हीट करेंगे, तो हमें फर्दर हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर प्लस SO2 गैस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे प्योर कॉपर मिल गया, यानी कि ये देखो कितना सिंपल है। अब इसको रिलेट करो इस लोअर एक्टिविटी वाले को। ठीक है, सबसे पहले क्रश किया होगा, अगर ये लोअर एक्टिविटी वाला सबसे पहले हमने क्रश किया होगा, उसके बाद एनरिच किया इसको। ठीक है, अब इसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि ये फिलहाल सल्फाइड में था, और अगर ऑक्साइड में डायरेक्टली है कोई मेटल तो आप डायरेक्टली उसको वहां से हीट करके उसको मेटल को निकाल सकते हो। तो इसको हमने क्या किया, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और अगर वो ऑक्साइड में ऑलरेडी है तो उसको हीट करके हम डायरेक्टली मेटल को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारे पास प्योर मेटल आ गया। ये जो प्योर मेटल है ये अभी उतना भी प्योर नहीं है, इसको बाद में रिफाइन करेंगे, जो कि हम बाद में देखेंगे। सो दिस वाज अबाउट, किसके बारे में था, ये हमारा लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट आते हैं उनके बारे में। अगला देखते हैं, हमारे पास क्या है, मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो जैसे कि हमारे पास है आयरन, हमारे पास है जिंक, हमारे पास है लेड। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कहाँ आते हैं, मिडिल ऑफ आते हैं। ठीक, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो मिडिल में आ रहे हैं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ये दो चीजें बनाते हैं। एक बनाते हैं कार्बोनेट और दूसरा बनाते हैं सल्फाइड। ठीक, अब इनको निकालने का तरीका, इनसे ऑक्साइड बनाने का तरीका दो अलग अलग मेथड से होता है। तो इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। एक को हम कहेंगे रोस्टिंग और दूसरा है हमारा कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। यहां तक हम कैसे पहुंचे, वही सेम प्रोसेस फॉलो करके
crushing, enrichment, and now we are going to turn the ore into oxide. अभी हमारे पास जो मिडिल रिएक्टिव सीरीज में जो ore है वो कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में है, उनको हमको कन्वर्ट करना है। तो जो रोस्टिंग होता है, ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, हीटिंग है, हाई हीटिंग। ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, हीटिंग के ही है, दोनों में हम क्या हीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर आप कह लो एयर, और ये इन दी एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन, ठीक है। रोस्टिंग होगा जब हम हीट कर रहे हैं, एक्सेसिवली हम ऑक्सीजन दे रहे हैं वहां पे, और कैल्सिनेशन होगा जब हम वहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज हुई, ये हम करेंगे किसके लिए, सल्फाइड्स के लिए, और ये हम करेंगे किसके लिए, कार्बोनेट के लिए। ये आपके एग्जाम में आता है, कई बार आता है, सी फॉर कैल्सिनेशन एंड सी फॉर कार्बोनेट, ठीक है। तीसरा एक डिफरेंस है इसमें, ये सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड है तो उसको हीट करने के बाद हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और यहाँ पे क्योंकि कार्बोनेट है इसलिए हीट करने के बाद हमको इसमें कार्बोनेट गैस मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंस पूछता है क्या है, तो डिफरेंस क्या है हमारे पास, रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन की एक्सेस में हीट कर रहे हैं, यहाँ लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं। रोस्टिंग में सल्फाइड को हीट कर रहे हैं, सल्फाइड ओर को हीट कर रहे हैं, यहाँ कार्बोनेट ओर को हीट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें SO2 गैस मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। कर किस ले रहे हैं, जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, वो हमको क्या पाना है, ऑक्साइड पाना है, ठीक है। तो ये दोनों में ही हम हीटिंग कर रहे हैं और दोनों से हमको क्या चाहिए, ऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो हम ये जो मेटल हैं इनके अगर सल्फाइड और कार्बोनेट है तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस करके हम क्या लेके आएंगे, ऑक्साइड लेके आएंगे। देखते हैं ना, एक एक एग्जांपल देखते हैं, इनका डिफरेंस मिटा देती हूँ मैं। मैंने बताया इसमें क्या है, रोस्टिंग में सल्फाइड है, मान लीजिए हमारे पास है जिंक सल्फाइड, इसको मैं एक्सेस ऑक्सीजन में क्या करूंगी, हीट करूंगी, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस, ठीक है। यानी कि मुझे ये चीज मिल रही है, ऑक्साइड जो मुझे चाहिए थी, कहाँ, जब सल्फाइड में है। इसी तरीके से अगर मैं जिंक कार्बोनेट को ZnCO3 को मैं हीट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ZnO प्लस CO2 गैस, ठीक है। यानी कि अगेन ये क्या है, ऑक्साइड है जो मुझे चाहिए था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक्सेस ऑक्सीजन नहीं दिया है, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट ZnO में कन्वर्ट हुआ और CO2 गैस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हुआ। अब जब ये ऑक्साइड यहाँ पे आ गया है, ठीक है, जब ये ऑक्साइड यहाँ पे आ गया है तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस मतलब क्या होता था, रिड्यूस यानी कि होता था कि ऑक्सीजन का रिमूवल एक कंपाउंड से। तो अगर मैं ZnO को कार्बन के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये क्या हो जाएगा, Zn प्लस CO, ठीक है, Zn प्लस CO। तो यहाँ आप देख सकते हो मुझे प्योर मेटल मिल चुका है और उसके साथ ही साथ मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस भी मिल रही है। तो यहाँ पे मिल रही ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। किसके हेल्प से मैंने रिड्यूस किया है, इस कार्बन की या इस कोक की हेल्प से मैंने रिड्यूस किया है। और रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं, हमारे पास है कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है। ये सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप इसको देखो, फिर से समझो इसको। हमारे पास जो ये मेटल्स थे वो कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में थे। इनको दो तरीके से हम ऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं, रोस्टिंग से और कैल्सिनेशन से। जो सल्फाइड्स हैं उनको हम हाई ऑक्सीजन दे के उसको हीट करेंगे, काफी ज्यादा हीट करेंगे तो हमको ऑक्साइड मिलेगा इन केस ऑफ रोस्टिंग। और जो कैल्सिनेशन में जो कार्बोनेट है उसको हम विदाउट ऑक्सीजन दे के हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड। इसी ऑक्साइड को, अब ऑक्साइड वाले मेटल को हमको क्या करना है, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कराना है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं।
किसकी हेल्प से रिड्यूस कर रहे हैं? विद सम रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूस करके हमको क्या मिल रहा है? प्योर मेटल मिल रहा है। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, है ना, आप ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हो। दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या करना, हमको प्योर मेटल को कैसे हम पा सकते हैं, चलो देखते हैं उसको। तो हमारे पास मान लो मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, अब हम उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू उस ऑक्साइड को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, हमने लिया एल्युमिनियम, एक ऐसा मेटल जिसकी एफिनिटी इस ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है, उसको ले लिया हमने। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ से इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सो अब क्या करेगा? हमें यहाँ पे प्योर मैग्नीज मिल जाएगा और साथ ही एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक, और हमको मिलेगा हीट। ठीक है, तो हमने क्या किया? ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज किया। ठीक है, एल्युमिनियम के थ्रू उसको डिस्प्लेस कराया। ठीक, ये जो है ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट में कि वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये बहुत 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 ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। देखते हैं, हमारे पास है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, हमने लिया एल्युमिनियम, अगेन हमने इनको रिएक्ट कराया। यहाँ पे हम हीट नहीं दे रहे हैं, हम इनको सिर्फ रिएक्ट करा रहे हैं। हमें मिला प्योर आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट, बहुत सारी हीट, यानी कि ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमारे ये रिएक्शन ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं कैसे। ये जो अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में ले रहे हैं तो इसको हम कहते हैं थर्मिट मिक्सचर। थर्मिट मिक्सचर, ठीक है, यानी कि हमने पाउडर एल्युमिनियम और पाउडर आयरन ऑक्साइड को लिया है, इसको इग्नाइट करेंगे और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा इससे इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि समझो ये आयरन को मेल्ट कर दे रहा है। ये जो होगा ये मेल्टिंग होगी, कैसे सेपरेट होगा? बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से मान लो यहाँ पे ये थर्मिट मिक्सचर है। थर्मिट मिक्सचर मतलब क्या? Fe2O3 दैट इज आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, ये थर्मिट मिक्सचर है, इसको हमने किसी तरीके से इग्नाइट कर दिया और आपको लास्ट में यहाँ पे Fe मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आयरन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो ऐसे इसके ऊपर एज अ स्लेग उसके ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, अब आप ये समझने की कोशिश करो कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ये जो रिएक्शन है वो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि वो आयरन को, लोहे को पिघला दे रहा है। आपको पता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो करीब 1500 यानी कि 1500 से लेके 1600 के करीब का उसका डिग्री सेल्सियस तक उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप सोचो वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगेन इसका एक स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो आपका रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, कई बार क्या होता है ट्रैक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो इन क्रैक्स को फिलअप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे और जब ये मोल्टन मेटल उन ट्रैक्स पे गिरेगा ना उसके बाद उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, भैया तुम सूख जाओ अपने से, है ना, ठंडे हो जाओ, फिर सॉलिडिफाई हो जाओ। उसके बाद क्या होता है वो ट्रैक जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे ये आयरन गिरता है, क्योंकि लोहे की ही ट्रैक है ना वो, तो वहाँ पे ये आयरन गिरता है मोल्टन स्टेट में और जब वो ठंडा होके अपने आप जम जाता है तो वो क्रैक क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, वो दरारें क्या होती हैं, भर जाती हैं। ठीक है, सो इसका ये इम्पोर्टेंट इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का इसके साथ ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, किसका, आयरन के साथ। इसको क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, वो एलिमेंट्स जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप में है। जैसे कि हमारे पास क्या है हमारे पास है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, ये सारे कैसे हैं हमारे पास है, ये टॉप में है। ठीक है, अब आप ये समझिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो हमारे लिए आसान नहीं होता है कि इनके जो कंपाउंड्स हैं उनसे इनको अलग करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप अलग करने के लिए मान लो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लगा रहे हो, ठीक है, तो वो कुछ और लगा रहे हो तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ तो आप लगा के कुछ केमिकल का यूज करके ही आप उनको सेपरेट करने की कोशिश करोगे, तो भाई जिनके साथ हैं वो पता चला उनको छोड़ के वो दूसरे के साथ जाके चिपक गए, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये, थोड़े से बदमाश होते हैं ये, तो ये जल्दी मानते नहीं है ना। तो इनके लिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रिडक्शन।
इलेक्ट्रिक रिडक्शन। बहुत सिंपल है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है ना उसी के बेसिस पे ये वर्क करेगा। हमने क्या लिया, एक ले लिया है टैंक, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ना या फिर इसमें जो क्या डालेंगे, इसमें हम वही सॉल्यूशन डालेंगे मोल्टन स्टेट में जो भी हमारे पास रिएक्टिव मेटल है। मान लीजिए हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ठीक, वो इसमें हमने डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिया और हम इसमें पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये है कैथोड और ये क्या है, एनोड, ठीक। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए NaCl ही है तो Na क्या है, प्लस है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और Cl क्या है, नेगेटिव है ना। तो Na क्या है, पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और ये सोल्यूशन फॉर्म में है तो ये Cl माइनस Na प्लस इस तरीके से क्या करेंगे, टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्या है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव वाले हैं ये किधर किधर अट्रैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव वाले Na जो हैं ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये इस पे जाके डिपॉजिट होंगे, इस तरीके से ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगे। जितने भी Na हैं वो यहाँ इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जितने भी Cl हैं वो किस तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो जितने भी नेगेटिव आयंस हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो किधर, एनोड की तरफ चले जाएंगे। तो अब ये याद रखिए, हमेशा आपको कैथोड पे प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इसमें जो आपको ये मिल रहा है ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, प्योर मेटल मिल रहा है। तो ये है हमारे पास, ठीक। तो बस ये याद रखिए कैथोड पे क्या रहा है, जो प्योर मेटल है, क्योंकि मेटल कैसे होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी टेंडेंसी हमेशा रहेगी किसमें, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने की। तो आपको हमेशा कैथोड पे क्या मिल जाएगा, आपको जो उनके प्योर फॉर्म के जो मेटल है वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट वन फ्रॉम द मेटलर्जी, जो है मेटल की रिफाइनिंग, यानी कि जो अब आपको ऑक्साइड के बाद जो आपने रिड्यूस करके मेटल जो मिला है आपको, है ना, चाहे वो आप लो रिएक्टिविटी सीरीज में हो या फिर मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में हो, जो भी आपको मेटल मिला है वो क्या होगा, एकदम प्योर नहीं होगा, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तब एकदम आपको एकदम क्लीन, एकदम प्योर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। इसमें क्या होता है, किस तरीके से आप रिफाइन करेंगे, आपके पास ये मान लीजिए टैंक है, इस टैंक में आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये है सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ सेम मेटल, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ कॉपर ले रहे हैं तो ये कॉपर का क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या है, कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है। आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं और इसको आपने कनेक्ट किया है बैटरी को थ्रू, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, सो ऑब्वियसली दिस वन इज कैथोड और दिस इज एनोड, ठीक है। तो कैथोड एंड एनोड। तो अब क्या होता है, कैथोड और एनोड लेना क्या है, पहले वो देखते हैं। ये जो पोर्शन है ना जो एनोड का है, ये बेसिकली हम वही मेटल लेंगे जो हमको ऑक्सीडेशन के बाद मिला है, उनकी मोटी स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, थिक है ये, और एक प्योर कॉपर मेटल की, यानी कि जिस भी मेटल को आप रिफाइन कर रहे हैं उसकी एकदम थिन प्लेट लेंगे, ठीक है। तो आप एक जो आपको रिफाइन करना है उसका एनोड लेंगे और जो आपको प्योर मेटल चाहिए उसका कैथोड लेंगे थिन स्ट्रिप में, ठीक है। यानी कि एकदम प्योर मेटल ये रहेगा थिन स्ट्रिप में, उसी का ही सॉल्ट सोल्यूशन रहेगा। यानी कि अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये कॉपर मेटल ही है, मेटल की प्लेट है जिसको हमें रिफाइन करना है, ये प्योर कॉपर की प्लेट है और यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन किया, इसमें तो क्या है, कॉपर सोल्यूशन है, तो कॉपर आयंस जो है Cu2+, ये तो क्या हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे कॉपर आयंस है Cu2+, ठीक है।
तो सोल्यूशन में बहुत सारे कॉपर आयंस हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक, अब जब इसको ऑन किया तो ये कॉपर आयन की टेंडेंसी क्या होगी, ये इस तरफ जाके अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो एट कैथोड देखो क्या हो रहा है, ये कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, भाई इस सर्किट में क्या घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2e इलेक्ट्रॉन्स जो हमें चाहिए हैं वो इस तरीके से यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, इस पे सर्कुलेट हो रहे हैं कहना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉपर आयंस जो हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होके आ रहे हैं उनके साथ क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे और वो प्रॉपर कॉपर का एटम बना लेंगे। भाई उन्होंने क्या किया था, एक कंपाउंड बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना पड़ा था, उनको अपने इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करना पड़ा था, रिलीज करना पड़ा था, लॉस करना पड़ा था, है ना। तो अब वो जाके आयंस बन गए हैं, बट आयंस तो ऐसे स्टेबल होते नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इस सर्किट में से जो उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको क्या करेंगे, उसके साथ कंबाइन होके उसको अपने में वापस लेके वो कॉपर का क्या बना लेंगे, एटम बना लेंगे। ठीक है, कॉपर एटम बना लेंगे जो कि इस पे डिपॉजिट होता रहेगा, किस पे, इस कैथोड पे इस तरीके से लेयर बाय लेयर क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। कॉपर के एटम्स डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब सोचो आप कितना प्योर होगा, एटम से प्योर तो क्या ही होगा, है ना। तो कॉपर के एटम्स डिपॉजिट हो रहे हैं, धीरे धीरे वो लेयर बना रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब इस सॉल्ट सोल्यूशन में कॉपर की कमी हो जा रही है तो भाई यहाँ ये भी तो कॉपर का ही बना हुआ है, इसमें से अगेन कॉपर क्या करेगा, सोल्यूशन में आएगा बाय रिलीजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको रिलीज करके, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिलीज करके क्या करेगा, वो इस सोल्यूशन में आता जाएगा। जितने कॉपर एटम्स, जितने कॉपर आयंस यहाँ आते जाएंगे उतने ही कहाँ, इस वाले से नीचे आते जाएंगे, सोल्यूशन में आते जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स को वो छोड़ रहा है वो इधर सर्किट से इस तरफ आते जाएगा, ताकि यहाँ पे कॉपर आयन उनको अपने में जोड़ के कॉपर एटम बना सके। तो इस तरीके से कॉपर इधर से सोल्यूशन से कैथोड पे जाता जाएगा और इधर से यानी कि एनोड से सोल्यूशन में आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। अब देखो मैंने कहा था इसमें पूरी की पूरी इम्प्योरिटीज, मतलब ये पूरा का पूरा प्योर नहीं रहता है, तो जो इम्प्योरिटी रहती है ना वो यहाँ पे एनोड के नीचे जम जाती है, जिसको हम एनोड मड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए कई बार रिक्वायर्ड हो भी सकती है, कई बार नहीं भी हो सकती है। रिक्वायर्ड कब हो सकती है, हो सकता है ये इम्प्योरिटी इस मेटल से ज़्यादा कॉस्टली हो, पता चला इस मेटल के साथ गोल्ड ही मिला हुआ है, पता चला ये यहाँ पे गोल्ड आ गया, तो आप उसको फेंक तो नहीं दोगे ना। सो ये इम्प्योरिटीज जो है एनोडिक मड जो है हमारे लिए काम का भी हो सकता है और कई बार काम का नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोसेस चलता है, यानी कि इसको आपको समझना है कि एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे जो कॉपर है वो 2 आयन छोड़ के, जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कॉपर आयन बन जा रहा है, सोल्यूशन में आ जा रहा है। ठीक है, सोल्यूशन से जो कॉपर है वो इसमें चला जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने यहाँ छोड़े वो इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट करते हुए इधर आएंगे। अब यही इलेक्ट्रॉन इस कॉपर आयन के साथ मिलके कैथोड पे कॉपर एटम बना लेंगे और इस तरीके से आपको बिल्कुल प्योर जो मेटल है वो कहाँ मिल जाएगा, कैथोड पे। धीरे 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 क्या होगा, ये जो है रॉड मोटी होती जाएगी और ये रॉड धीरे 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 क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। जैसे जैसे कॉपर एटम्स यहाँ से निकलते जाएंगे वैसे वैसे ये वाली रॉड पतली होती जाएगी और वो वाली रॉड क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। तो इस तरीके से रिफाइनिंग प्रोसेस होता है। ओके, अब आपने जैसा सारा रिफाइनिंग तक देख लिया है, ठीक है, जो हमने 5 प्रोसेस पढ़े थे आपने उसको देख लिया है रिफाइनिंग तक के, राइट फ्रॉम दी क्रशिंग, फिर एनरिचमेंट, उसके बाद कन्वर्ट करना ऑक्साइड में, ऑक्साइड से रिड्यूस करना उसको मेटल में, और फिर रिफाइनिंग में देख लिया है। यही जो है आपके आपके बुक में एक चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, उस चार्ट को आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं क्या है, किस तरीके से और कंसंट्रेशन हो रहा है और का, और उसके बाद उसमें से हाई रिएक्टिव मेटल्स को क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, यानी कि उनको मेल्ट करके उनको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ रहा था, जैसे हमने देखा NaCl का, और फिर हमको प्योर मेटल मिल जा रहा था हाई रिएक्टिव वाले का। इसी तरीके से जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, वो सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में हो सकते थे, और उनमें कार्बोनेट को हमने कैल्सिनेट किया और सल्फाइड ओर को हमने रोस्टिंग की। ठीक है, और फिर जब वो हमें मेटल ऑक्साइड में मिल गए थे फिर हमने उनका क्या किया, रिडक्शन किया था, और फिर हमने उनको प्यूरिफिकेशन किया, किससे, रिफाइनिंग के प्रोसेस से फिर से। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है, जैसे कि हमारे पास सल्फाइड ओर थे, उसको हमने क्या किया, रोस्ट किया, और फिर मेटल मिल गया, उसको हमने क्या किया, रिफाइन किया। तो ये एक कंक्लूजन है, कंक्लूजन चार्ट है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी कम टू वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वो है करोजन। थोड़ा बहुत आप इस करोजन के बारे में पहले के यूनिट्स में पढ़ चुके हैं,
ठीक है। तो करोजन यानी कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड बनना, या उसमें जैसे कि आयरन है तो आयरन के साथ ऑक्साइड बना लेना, यानी आयरन ऑक्साइड बनना, उसको क्या कहते हैं, उसमें जंग लग गई है। ठीक है। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए सिल्वर है, तो कुछ समय बाद ये जो सिल्वर है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक। किसकी वजह से, सल्फर की वजह से वो सल्फाइड फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, सल्फाइड फॉर्म कर लेता है, और सिल्वर सल्फाइड क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। उसी तरीके से कॉपर क्या CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, CO2 के साथ रिएक्ट करके ये ग्रीन कलर का हो जाता है, और साथ ही आयरन हो जाता है किस कलर का, ब्राउन। ओके, आयरन किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। अब देखते हैं जो ये आयरन रिएक्ट कर रहा है, हमने पढ़ा था कि भाई इसको एटमॉस्फेयर में अगर आप नेल को छोड़ देते हैं, आयरन नेल को छोड़ देते हैं या लोहे को छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, ब्राउन टर्न हो जाता है। तो क्या इसके लिए सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या है, ऑक्सीजन यानी कि एयर भी है, और साथ ही साथ मॉइस्चर भी प्रेजेंट है ना, इस एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। तो हम ये कोशिश करेंगे देखने की कि उसको रस्ट होने के लिए, आयरन का जो करोजन उसको क्या कहते हैं, स्पेशली उसको रस्टिंग कहते हैं। ठीक है। तो उसको रस्ट होने के लिए सिर्फ एयर की जरूरत है, या सिर्फ मॉइस्चर की जरूरत है, या दोनों की ही जरूरत है। आयरन का रस्टिंग चेक करने के लिए हमने यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। तीनों में हमने एक आयरन नेल रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक वाली है क्या है, ये आयरन नेल है। और तीनों में लेकिन कंडीशन हमने अलग रखी है, ये देखने के लिए कि भाई आयरन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ एयर के साथ कर रहा है, या दोनों जब मिलेंगे तभी वो जाके उसमें जंग लगेगी या वो रस्ट होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इस वाले में हमारे पास है जो बीकर ए है या टेस्ट ट्यूब ए है, उसमें हमने आयरन नेल में क्या एक पानी में डिप कर दिया, उसको वाटर है, और साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर में क्या है, एयर भी है। यानी कि इन दिस कंटेनर, इन दिस टेस्ट ट्यूब यू हैव वाटर एज वेल एज यू हैव एयर। ठीक है। इन द सेकेंड वन, इन द बी, आपके पास क्या है, वाटर है और एयर भी है, बट इट इज सेपरेटेड बाई अ लेयर ऑफ व्हाट, ऑयल। ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाई अ लेयर ऑफ ऑयल, यानी कि बीच में ऑयल है, तो जो एयर है ये इसके साथ वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इस केस में जो कील है, जो नेल है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के कॉन्टैक्ट में है, एंड इट इज नॉट इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई वाटर नहीं है, सिर्फ एयर है, एंड दैट टू उसको हम ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस है मतलब जो ये कैल्शियम क्लोराइड है ये ड्राई है अभी, और एनहाइड्रस है मतलब अब इसको हमको हाइड्रस करना है, यानी कि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ चुके हैं। जब ये हाइड्रस होगा यानी कि जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर इसमें कुछ भी मॉइस्चर है तो ये जो है, ये कैल्शियम क्लोराइड जो है वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और वो हाइड्रस हो जाएगा, यानी कि जो नेल है फिलहाल वो सिर्फ एयर के कांटेक्ट में आएगा, जिसमें कि कोई मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, तो आप फिर से समझिए, इसमें क्या हो रहा है, ये एयर वाटर दोनों के कांटेक्ट में है, इसमें सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में, और इसमें सिर्फ ड्राई एयर के कांटेक्ट में है। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ ड्राई। अब देखते हैं क्या होगा, रस्टिंग किस में होगी, है ना। तो रस्टिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस नेल में होगी, यानी कि जो ये ब्राउन लेयर बन रही है वो सिर्फ पहले वाले बीकर में होगी, ए में होगी, बी और सी में नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रस्ट लग रही है, आयरन में जो रस्ट लग रही है, वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस से या सिर्फ एयर के प्रेजेंस से नहीं होता है। जब तक दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक उसमें रस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, सो दैट मीन्स जो रस्टिंग हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ मॉइस्चर ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ एयर ऑल्सो। ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसके थ्रू भी। तो इस हमारे लिए क्या है ना कि हमारे यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, उसमें आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसीलिए आयरन को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आयरन कोशिश अब मान लीजिए ब्रिज ही बना हुआ है आयरन का, अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जंग लगने से क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। जो आयरन ऑक्साइड होता है, जब किसी चीज़ में भी जंग लगती है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, आयरन के केस में उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जा रही है। तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई जो इतने महंगे महंगे ब्रिजेस बन रहे हैं, इतनी सारी जो आयरन यूज हो रहे हैं बिल्डिंग्स में, ब्रिज में, वो क्या हो जाए, जंग लग के खराब हो जाए। ठीक, तो इसीलिए क्या करना है, हमको उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के कुछ मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आपके पास है पेंटिंग कर दो उनको। ठीक है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड एलॉइंग। ठीक, तो पेंटिंग तो आप समझ रहे हैं, सिंपल पेंट करना। ऑयलिंग मतलब उसके ऊपर ऑयल ड्रॉप करना, अगेन ऑयल एक लेयर बना लेगा, जैसे यहाँ पे है तो एयर उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, या वाटर उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है,
एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजिंग, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग मतलब आप इसमें जिंक का, लिक्विड जिंक को आप आयरन या स्टील के ऊपर क्या कर देते हो? कोट कर देते हो, ठीक है। लिक्विड जिंक को मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, आयरन की रॉड है, और आपने इसके ऊपर क्या किया? एक लेयर जिंक की चढ़ा दी, ठीक है। अब जब क्या होगा, जब इसके कांटेक्ट में, आयरन के कांटेक्ट में बाहर का मॉइस्चर या एयर आएगा ही नहीं, तो वो रस्ट नहीं करेगा, यानी कि उसमें जंग नहीं लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोटिंग उखड़ जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब कोटिंग उखड़ गई है तब ये आयरन जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकता है, लेकिन इस केस में भी जंग आयरन पे नहीं लगती है। अगर गैल्वेनाइजेशन के बाद जिंक की कोटिंग निकल भी जाती है तभी भी आयरन पे क्या होता है? जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता है कि जो जिंक है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर आता है, ठीक है। यानी कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? एज कम्पेयर टू द आयरन। तो अगर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आ भी रहे हैं तो वो जिंक के कुछ इफेक्ट करेंगे, आयरन को नहीं, ठीक है। यानी कि अगर सिंपल क्रैक्स आ भी जा रहे हैं जिंक कोटिंग में तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो जो है वो जिंक उसको कोटिंग को क्या करेगा? तो जिंक कोटिंग जो है आयरन को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जिंक की वजह से इसमें आयरन जो है बचा रहेगा, जब वो कोटिंग हट जाएगी उसके बावजूद भी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा? गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मतलब जिंक का कोटिंग करना, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग का क्या मतलब होता है? क्रोम प्लेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमने जिंक की कोटिंग की है, वैसे ही हम मेटल के ऊपर जो है क्रोमियम की प्लेटिंग करें तो वो हो जाता है क्रोम प्लेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एनोडाइजिंग, यानी कि एल्युमिनियम की कोटिंग करना, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, गैल्वेनाइजिंग जिंक की कोटिंग करना, क्रोमियम की कोटिंग करना और सिल्वर की कोटिंग करना, सॉरी एल्युमिनियम की कोटिंग करना एनोडाइजिंग में। एक जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? किसी भी मेटल में दूसरा मेटल मिलाना या दूसरा नॉन मेटल मिलाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा? उस पर्टिकुलर मेटल की क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उनको मेल्ट करके आपस में मिला लेंगे, दो मेटल को, दो या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल को क्या करेंगे? मेल्ट करके हम क्या करेंगे? मिला लेंगे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने आयरन में, आयरन एज सच बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, उसमें हम कार्बन एक नॉन मेटल है उसको मिलाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? आयरन जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है। जितना हम कार्बन मिलाएंगे उसके हिसाब से आयरन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो हार्ड होता जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? एलॉय कह रहे हैं। दो चीज़ों को मिला के बनाना क्या है? एलॉय है, ठीक है। तो जैसे कि आयरन का एग्जांपल मैंने बताया, इसके अलावा आप अपने घरों में देखते हैं स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन रहते हैं, ठीक है, क्या उनमें जंग लगती है? नहीं लगती है ना। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो भी एलॉय से बनाए गए हैं। उनमें स्टील में, स्टेनलेस स्टील में आयरन के अलावा आप निकल और क्रोमियम और मिलाते हैं, ठीक है, थोड़ा अमाउंट ऑफ निकल और क्रोमियम भी मिलाते हैं, जिससे कि क्या होती है? उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो रस्ट नहीं लगते हैं। स्टेनलेस स्टील यानी ना तो उनमें जल्दी खरोच आएगी और ना ही वो जल्दी जंग लगेंगे। स्टेनलेस यानी उनमें स्टेन ही नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकल और क्रोमियम मिला के स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। किस मेथड के थ्रू हुआ है? अगेन एलॉइंग के थ्रू हुआ है, ठीक है। अदर देन दैट, इसके बाद आयरन में जैसे कि मैंने बताया उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए आप उसमें आयरन में कार्बन मिला सकते हैं। जैसे कि ब्रास है हमारे पास तो कॉपर और जिंक है, ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उससे, है ना। और ब्रोंज है कॉपर और टिन। तो ये सारा था किसके बारे में? हमारे पास जो है एलॉय एलिमेंट के बारे में, ठीक है। हमारा ये टॉपिक और हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।